we are going to start the revision of Indian Companies Act 2013, as you are aware. You are very well aware that previously this law was to be called as the Companies Act 1956, but in the year 2013, the complete Companies Act 1956 has been repealed, and instead of that, the new law has been enacted. And that new law enacted is the Companies Act 2013. Okay. Now, in the introductory part, what we have discussed is that Companies Act 2013 has been enacted to amend the law relating to the companies. पुराना वाला जो companies का law था, उसको amend करके उसकी जगह नया law के लिए एक्ट को क्या किया, बनाया गया. ओके. सो इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है? तो कंसोलिडेट, मतलब एक जगह पे एक साथ लेके आना, एंड अमेंड मतलब चेंजेस करना. नाउ ड्यू टू द चेंजेस इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, एक्चुअली बहुत सालों तक कंपनीज एक्ट 1956 था, बट उधर नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चेंज हो रहा था, और उस हिसाब से कंपनीज एक्ट में क्या था, वहाँ पे चेंज की जरूरत थी. और फाइनली दे ब्रॉट कंपनीज एक्ट 2013 विद 470 सेक्शंस. टोटल कितने सेक्शंस है इस एक्ट के अंदर? 470 सेक्शंस है. साथ ही साथ 7 शेड्यूल्स आर देयर. ओके. सो इन ऑल सिंपलीफाई करने के लिए कंपनीज एक्ट के रूल्स या एक्ट को क्या किया गया, वहाँ पे लेके आए. अब एप्लीकेशन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट से मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नहीं रहेगा, बट मैंने आपको वेरी फर्स्ट डे बताया था कि आप ट्रिकफुली इसको याद रख सकते हो. एंड व्हाट मे बी द ट्रिक फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस? सी, कंपनीज एक्ट किसको एप्लीकेबल है? नंबर 1, कंपनीज एक्ट 2013 के नीचे या 1956 के नीचे जो भी कंपनीज रजिस्टर्ड है उसको कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल है. नंबर 2 देखो, इंश्योरेंस कंपनीज को भी एक्ट एप्लीकेबल है. नंबर 3, बैंकिंग कंपनीज को भी एप्लीकेबल है. इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को भी एप्लीकेबल है. एंड अदर कंपनीज को भी एक्ट एप्लीकेबल है. बट ओनली थिंग इज दैट इन सारे कंपनीज को जो उनका पर्सनल एप्लीकेबल है ना, जैसे इंश्योरेंस को आरडीए है, बैंकिंग को बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है, वो पहले अप्लाई होगा. और बाद में कंपनीज एक्ट क्या होगा, वहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा. नाउ एज सच इसको जस्ट जनरल याद रखो, बहुत ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं. देन कमिंग टू द पॉइंट ऑफ व्हाट इज मीन बाय द वर्ड कंपनी. वी आर सीन दैट कोई भी एक डेफिनेशन आप याद रखते हो तो इनफ है इसकी कंपनी की. ओके. अकॉर्डिंग टू जस्टिस मार्शल हमने डिस्कस किया था, कंपनी लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी. कंपनी इनविजिबल है, वी कांट लुक टू द कंपनी. ओके सर, ये देखो कंपनी करके हम ऐसे दिखा नहीं सकते, तो उसका जो एग्जिस्टेंस है वो आर्टिफिशियल एग्जिस्टेंस है, इंटेंजिबल है, एग्जिस्टिंग ओनली इन द लॉ. कंपनी का एग्जिस्टेंस लॉ में फैक्चुअली, जैसे मैं अपने हाथ दिखा सकती हूँ, मैं अपना फेस दिखा सकती हूँ, वैसे कंपनी के हाथ, कंपनी का फेस एंड सच नहीं है ना. तो कंपनी पर्सन है, बट कौन सी पर्सन है? लीगल पर्सन है. सो आगे देखो, इन द वर्ड ऑफ हैनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, which is an artificial person है. बैक अगेन सेम चीज, कंपनी नेचुरल पर्सन नहीं है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, और कंपनी को किसने क्रिएट किया? बोलो, लॉ ने क्रिएट किया हुआ है. नाउ कंपनी ऑफ द सेपरेट एंटिटी. ओके. एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो अंदर के मेंबर की आइडेंटिटी खत्म, और किसकी आइडेंटिटी कंसीडर की जाएगी? बोलो, कंपनी की खुद की आइडेंटिटी कंसीडर की जाएगी. कंपनी एक बार रजिस्टर्ड हो गई तो उसका एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए, अंदर के मेंबर आते जाते रहेंगे, बट कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा. दैट मींस कंपनी हैव द परपेचुअल सील, एंड साथ ही साथ कंपनी को कॉमन सील है. बट मैंने आपको बताया था कि 2015 के अमेंडमेंट के बाद में कॉमन सील होना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, और उसके पहले कॉमन सील होना क्या था? वहां पे मैंडेटरी. नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ द कंपनी. वेरी फर्स्ट थिंग व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी. वंस कंपनी गेट रजिस्टर्ड, एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो कंपनी क्या बन जाती है? सेपरेट एंटिटी बन जाती है. वही आगे दिया देखो, व्हेन कंपनी रजिस्टर्ड इट इज क्लोथ्ड विद द लीगल पर्सनालिटी. कंपनी को क्या हो जाता है? बोलो, लीगल पर्सनालिटी आ जाती है. और जैसे एक पर्सन को राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं,
वैसे कंपनी को भी राइट्स एंड पावर्स वहां पे मिल जाते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग। हाँ, कंपनी को खुद का एक डिस्टिंक्ट सेपरेट एग्जिस्टेंस भी क्या हो जाता है वहां पे मिल जाता है। हाँ, सो इट इज एट लॉ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द सब्सक्राइबर। कंपनी उसके सब्सक्राइबर से अलग है, कंपनी को खुद का ओन एग्जिस्टेंस है। हाँ, देन नेक्स्ट वन क्या डिस्कस किया हमने, देखो वहां पे इवन द मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। आपको वो ली वर्सेस ली का केस बताता है, याद है? वो कंपनी का पायलट भी था, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर भी था, कंपनी का शेयर होल्डर भी था। तो वो कंपनी का शेयर होल्डर था, मतलब कंपनी का मेंबर था। हाँ, और उसने कंपनी के साथ में पायलट वाला कॉन्ट्रैक्ट किया, मतलब आप खुद अपने कंपनी के साथ में क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो। ओके, सो इवन अ मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी, एक्वायर द राइट और इनकर द लायबिलिटी। लेकिन कंपनी का डेप्ट कंपनी का अपना खुद का डेप्ट है। हाँ, ओनली द क्रेडिटर कैन sue it, हाँ, एंड नॉट इट्स मेंबर्स। ओके, क्रेडिटर कंपनी पे सूट फाइल कर सकते हैं, हाँ, मेंबर पे फाइल वहां पे सूट नहीं कर सकते। ओके, देन नेक्स्ट वन देखो हमने क्या किया था वहां पे, वो मैक्वारा वर्सेस नॉर्दर्न एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का केस क्या किया था वहां पे हमने डिस्कस किया था। हाँ, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था, देखो कि मैक्वारा वाज द होल्डर ऑफ नियरली ऑल शेयर्स ऑफ अ टिम्बर कंपनी। हाँ, इवन वो कंपनी का क्रेडिटर भी था और कंपनी का इंश्योरेंस लिया हुआ था। और जब किसी वजह से कंपनी का वो पूरा टिम्बर फायर में लॉस हो जाता है, हाँ, तो वो एम बोलता है कि मैंने अपने नाम पे इंश्योरेंस लिया है, तो इंश्योरेंस के पैसे मुझे मिलने चाहिए। नहीं, लेकिन उसने इंश्योरेंस किसके लिए लिया था, बोलो कंपनी के लिए लिया था। तो देयरफॉर वो इंश्योरेंस का पैसा भी किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा। देन वी हैव डिस्कस की कंपनी को कैसा सक्सेशन है, बोलो परपेचुअल सक्सेशन। हाँ, मतलब मेंबर आते जाते रहेंगे बट कंपनी का एग्जिस्टेंस हमेशा के लिए रहेगा। ये बिकम, हाँ, मेंबर में डाई और चेंज, अंदर के मेंबर चेंज होते रहेंगे बट द कंपनी गोज ऑन स्टिल इट वुड अप, हाँ, ऑन द ग्राउंड स्पेसिफिकली बट जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती है तब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहेगा। मेंबर तो अंदर के आते जाते बदलते रहेंगे। हाँ, आपको याद है, आप चाहो तो वो वाला इलस्ट्रेशन भी इसको दे सकते हो कि एक कंपनी की जनरल मीटिंग चल रही थी और जनरल मीटिंग जिस बिल्डिंग में चल रही थी उस बिल्डिंग में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। हाँ, एंड कंपनी के सारे मेंबर इंक्लूडिंग कंपनी का बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ जल गया बट स्टिल कंपनी की लाइफ खत्म नहीं हुई। हाँ, आपको इवन मैंने ये भी समझा था, फिर यहाँ पे क्या करना है बोलो, 6 मंथ तक वेट करना है। हाँ, 6 मंथ तक अगर वो नंबर रिज्यूम हो जाता है, नंबर मतलब क्या बोलो, याद है, अगर पब्लिक कंपनी है तो 7, प्राइवेट कंपनी है तो 2, अगर वो नंबर रिज्यूम हो जाता है तो कंपनी कैन कंटिन्यू, और अगर 6 मंथ में वो मिनिमम नंबर रिज्यूम नहीं हुआ तो फिर वाइंडिंग अप के लिए एप्लीकेशन करना है। बट टिल द टाइम कंपनी का लाइफ एंड नहीं होगा, सो इन ऑल अंदर के मेंबर आते जाते रहेंगे। इवन हाइड्रोजन बॉम्ब कांट एंड द लाइफ ऑफ अ कंपनी, दैट वाज द वर्ड यूज्ड बाय द जज in the judgment of that particular case. Then next point what we have discussed is that one. Now, as we have discussed that the company and partnership main difference is on this particular point. Okay, in a company the member have the limited liability. Okay, जितनी investment की है उतनी member की क्या रहती है, वहाँ पे liability रहती है. But on the other side, what we found that in a partnership the liability of the partner is unlimited. लेकिन यहाँ पे वापस हमें क्या कंसीडर करना है, याद रखो कि डेप्ट जो कंपनी का है वो कंपनी का डेप्ट है इन टोटलिटी। हाँ, and do not become the debt of the shareholder. Shareholder का debt वो नहीं रहेगा। और in case of a company limited by guarantee, member are liable only to the extent of amount guaranteed. हाँ, अगर company limited by shares है तो liability कितनी रहेगी वहाँ पे देखो, अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो जितने रुपए का आपका शेयर्स और जितने रुपए के आपके शेयर्स की अनपेड वैल्यू है, हाँ, उतने रुपए की आपकी लायबिलिटी। से फॉर एग्जांपल मैंने 10,000 रुपए की शेयर्स लिए, इन दैट पर्टिकुलर केस क्या हो जाएगा बोलो, मेरी लायबिलिटी 10,000 रुपीज की। अगर 10,000 पेड है तो वाइंडिंग अप सर्कमस्टेंसेस में मेरी लायबिलिटी कुछ भी नहीं रहेगी क्योंकि मैंने 10,000 रुपीज ऑलरेडी पेड किए हुए हैं। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में लायबिलिटी कवरेज होती है बोलो ओनली इन द केस ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, और हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं कि हमारी लायबिलिटी इतने इतने रुपए के लिए होगी। बट ऑन द अदर साइड अगर आपकी कंपनी अनलिमिटेड कंपनी है तो आपकी लायबिलिटी भी कैसी रहेगी बोलो, अनलिमिटेड रहेगी। हाँ, नाउ कंपनी इज अ पर्सन नो डाउट, बट कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ है वहां पे। हाँ, कंपनी को नेचुरल बर्थ नहीं है, कंपनी लीगल पर्सन है, कंपनी इज क्रिएटेड बाय द लॉ। हाँ,
इट इज अ पर्सन सिंस इट इज क्लोथ विद ऑल द राइट्स एंड ऑफ द इंडिविजुअल। हाँ, पर्सन बोलना है, क्यों? बस उसको राइट्स एंड ड्यूटीज है इसलिए उसको पर्सन बोलना है। हाँ, देन नंबर 2 वापस घुमा के वही है कि कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। कंपनी, यहाँ पे याद रखो, हाँ, कंपनी प्रॉपर्टी ले सकती है, कंपनी का ओन बैंकिंग अकाउंट हो सकता है, कंपनी लोन ले सकती है, कंपनी लायबल हो सकती है, हाँ, कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। सो इवन अ मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी। कंपनी का खुद का मेंबर, ली वर्सेस ली, हाँ, खुद कंपनी के साथ क्या कर सकता है, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, कंपनी पे सूट फाइल हो सकती है, कंपनी सूट फाइल कर सकती है, कैन स्यू एंड इट कैन बी स्यूड इन ऑल। जो भी एक नेचुरल पर्सन करता है, कैन डू एवरीथिंग व्हिच अ नेचुरल पर्सन कैन डू, एक्सेप्ट वो कंपनी की शादी नहीं हो सकती या कंपनी कोई लर्नर्ड प्रोफेशन नहीं कर सकती। सो इन ऑल कंपनी बस एक लीगल पर्सन है, उसको नेचुरल बर्थ वहां पे नहीं है। घुमा के वापस वही पॉइंट है कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, तो कंपनी को किसी ह्यूमन एजेंसी के थ्रू काम करना पड़ेगा, और कंपनी की वो ह्यूमन एजेंसी कौन है, बोलो डायरेक्टर्स है। हाँ, दस कंपनी इज कंसिडर्ड एज अ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नाउ कंपनी हैव द कॉमन सील, और वो कंपनी का कॉमन सील मतलब क्या कंसिडर किया जाता है, बोलो वहां पे कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर कंसिडर किया जाता है। बट अप टू द 2015 having common seal was a compulsory, but now having a common seal is a optional है। हाँ, क्योंकि सेक्शन 9 में उन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट करके अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया हुआ है कि आप कॉमन सील रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। ओके, सेम इवन इन यूके आल्सो कॉमन सील हैव बीन ऑप्शनल सिंस 2006, बट हमने ये ऑप्शनल कब बनाया, बोलो 2015 को हमने ऑप्शनल बनाया। तो कॉमन सील नहीं होगा तो इन दैट पर्टिकुलर केस क्या होगा, देखो वहां पे अ कंपनी व्हिच डज नॉट हैव द कॉमन सील, द ऑथराइजेशन शैल बी मेड बाय 2 डायरेक्टर और वह डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। फिर वो नीचे साइन किसकी लगेगी, कम से कम 2 डायरेक्टर की, और अगर 2 डायरेक्टर नहीं है तो 1 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी। हाँ, wherever company has a company secretary appointed। ओके, सो कॉमन सील पहले कंपलसरी था, 2015 से वो ऑप्शनल है, आप रख भी सकते हो, आप नहीं भी रख सकते हो वहां पे। हाँ, देन देखो अपोजिट थ्योरी, कॉर्पोरेट लीगल एग्जिस्टेंस के बराबर अपोजिट थ्योरी क्या है वहां पे, कॉर्पोरेट वेल्थ थ्योरी। Now, according to this corporate wealth theory, हाँ, corporate wealth मतलब हमने क्या डिस्कस किया था, याद है आपको, यहाँ पे ऊपर दिखाया हुआ है वहां पे। हाँ, वेल मतलब पर्दा है। हाँ, सामने से हम लोग अगर कोई फ्रॉड हुआ है तो हम क्या कंसिडर करेंगे, कंपनी ने फ्रॉड किया। हाँ, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आ जाती है, बोलो कंपनी की, जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि कंपनी हैव एन इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेट एग्जिस्टेंस, कंपनी हैव इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी, वी डिडंट सी टू द मेंबर, we see to the company। Okay, company's property, company's liability, company's building। हाँ, but sometime, हाँ, exactly वही आगे दिया है, corporate will refer to the concept that the member of the company are shielded from the liability connected to the company's action। जो भी है वो action company की action होगी। Okay, so member की action उसको consider किया नहीं जाएगा। and a very famous case for independent corporate existence we have discussed is the Salman versus Salman and Company Limited। You remember, huh? Salman was a boot and shoe manufacturer, that is leather manufacturer। Huh? He had a sound sole proprietorship business, but he converted his business into the public company, wherein the 7 subscriber to the company was he himself, his wife, his daughter and his 3 sons, 2 daughter and 3 sons, that way 7 people was there। Huh? They themselves was also companies debenture holders also, and they themselves were the director of the company and managing director Salman था, director 2 सन थे। हाँ, लेकिन उसने ट्रिक क्या यूज किया था कि वो सिक्योर्ड क्रेडिटर था, और कंपनी जब वाइंडिंग अप में जाती है तो आपको पता है सबसे पहले किसको बनता है, सिक्योर्ड क्रेडिटर को। तो यहाँ पे भी वही हुआ, कंपनी आगे जाके वाइंडिंग अप में चली गई, और जब सिक्योर्ड क्रेडिटर मतलब खुद साल्वेंस को देने के बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कुछ नहीं बचा, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ने बोला कि ये कंपनी फ्रॉड है, साल्मन ही है सारे अंदर लोगों को फंसा रहे, वन मैन कंपनी है। बट कोर्ट ने हेल्प किया कि नो, once companies are registered, एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई तो we didn't look to the people inside। The companies at law different person altogether from the subscriber। Okay, and though it may be after incorporation, business is precisely same before, and same person or a manager, company is not in the law the agent of the subscriber। So in all company का independent legal existence है, और according to rule Salman being a secured creditor they will take a first of all। लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है
कि कंपनी नाम के पर्दे का गलत फायदा उठा के अंदर के लोग क्या कर सकते हैं वहां पे फ्रॉड एंड ऑल दैट सारी चीजें कर सकते हैं. सो एग्जैक्टली whether this well or a corporate personality can be lifted or biased. Yes, lifting the corporate well means looking behind the company as a legal person. Disregarding the corporate entity को भूल के किसको देखना है हमें? Realities behind the legal packet. उस legal packet के पीछे के realities को देखना है. Now exactly that point. When the corporate will can be lifted, see, number one, sometime it may happen that the company in front is the holding by some people who are looking like a friend of the country, but when we lift the well of a company, we found that actual holder of the company or actual controller of the company are enemy. So sometimes to determine the character of the company, it becomes necessary to lift the well of the company and to see the realities behind the company. Okay, Daimler Company Limited versus Continental Tire and Rubber Company. क्या हो गया तो देखो सामने से ऐसे दिखाया था कि ये कंपनी जो है ना ये इंग्लैंड की कंपनी है, बट जब वो पर्दा उठाया तो पता चला कि ये कंपनी एक्चुअल में जर्मन कंट्रोल में थी. कंपनी जो टायर मैन्युफैक्चर कर रही थी वो जर्मन में हो रहे थे, कंपनी के डायरेक्टर्स जर्मन में थे, मेंबर जर्मनी में थे. सो और इंग्लैंड और जर्मनी ड्यूरिंग दैट टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर were enemy of each other. Okay, so it was held कि एक्चुअली ये कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ में हो रहा है? एनिमी के साथ में. तो पर्दा उठाने के बाद पता चला कि बाबा एक्चुअल कंपनी का कंट्रोल एनिमी के हाथ में है. नाउ सेकंड पॉइंट, टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू और टैक्सेस. डायरेक्टली ये दिनशॉ वाली केस याद रखना बस है. इसमें क्या हो गया था, ये हेल्दी या व्हाट वी कैन कॉल एज अ वेल्दी असेसी था दिनशॉ, अर्निंग लॉट प्रॉफिट. बस टैक्स अवॉइड करने के लिए उसने अपने इंटरेस्ट को डिवाइड करने के लिए क्या किया, वहां पे 4 कंपनीज उसने फॉर्म किए और अपने जो इंटरेस्ट था वो डिवाइड कर दिया. देन पर्दा उठाने के बाद में पता चला कि कोर्ट डिसाइडेड द प्राइवेट कंपनी वर शैम, फ्रॉड थे. एंड कॉर्पोरेट वेल वाज लिफ्टेड टू डिसाइड द रियल ओनर ऑफ द इनकम. उस इनकम का रियल ओनर फाइंड आउट करने के लिए कॉर्पोरेट वेल को लिफ्ट किया गया. देन इस केस में क्या हो गया था, देखो कभी कभी कंपनी नाम का पर्दा उठाना पड़ता है to check out कि कहीं कंपनी अपना कोई लीगल ऑब्लिगेशन तो टाल नहीं रही है ना. तो वर्कमैन ऑफ एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज में क्या हुआ था, बोनस जो वर्कर को देना पड़ेगा वो बोनस अवॉइड करने के लिए दूसरी कंपनी फॉर्म की गई ताकि इनकम कम हो जाए. इनकम कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वर्कर जो बोनस देना पड़ेगा वो भी कम हो जाएगा या टल जाएगा. सो देयरफॉर इट वाज सेड कि जो दूसरी कंपनी बनी थी वो कंपनी क्या थी बोलो, ओनली फॉर द पर्पस. ये डायरेक्टली आप लास्ट पार्ट पे आ जाते हो. The new company formed has no asset of its own except those transferred to it by the principal company with no business of income of its own, receiving dividend from the shares transferred to it. पहली कंपनी का डिविडेंड बस वो दूसरी कंपनी लेती थी. No purpose was there except here we come main मुद्दा, the gross profit of the principal company to reduce the amount paid as a bonus to the workman. जो बस बोनस पे कर रहे थे उसको रिड्यूस करने के लिए ये सेकंड कंपनी क्या की थी बोलो, फॉर्म की गई थी वहां पे. देन नेक्स्ट वन देखो, फॉर्मेशन ऑफ द सब्सिडरीज टू एक्ट एज अ एजेंट. कभी कभी क्या किया जा सकता है बोलो, जस्ट दूसरी कंपनी बतौर एजेंट काम करने के लिए अपॉइंट की जा सकती है. Now see, Merchandise Transport Limited versus British Transport Commission. ट्रांसपोर्ट कंपनी को क्या करना था, लाइसेंस चाहिए था व्हीकल का. ट्रांसपोर्ट कंपनी वांटेड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस फॉर इट्स व्हीकल, ओके, बट कुड नॉट डू सो इफ अप्लाइड इन इट्स ओन नेम. अगर खुद के नाम पे अप्लाई करते ना तो वो लाइसेंस नहीं मिलता शायद उनको. क्योंकि उनको एक बार लाइसेंस रिफ्यूज किया गया था, इसीलिए वो क्या करते हैं, एक सब्सिडरी कंपनी फॉर्म करते हैं और एप्लीकेशन करते हैं फॉर द लाइसेंस इन द नेम ऑफ द सब्सिडरी कंपनी. Vehicle were to be transferred to the subsidiary company. Held जब वो पर्दा उठाया गया तो पता चला कि पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी कंपनी सेम ही थे, वन कमर्शियल यूनिट थे, तो लाइसेंस क्या किया गया बोलो, रिजेक्ट किया गया. एंड लास्ट, कभी कभी कोई फ्रॉडुलेंट कंडक्ट करने के लिए भी कंपनी को फॉर्म किया जा सकता है. सो इन ऑल पर्टिकुलर केसेस द वेल ऑफ द कंपनी कैन बी लिफ्टेड टू सी द रियलिटीज बिहाइंड द कंपनी. उसका फेमस केस है गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस हॉर्ने.
आपको बताया था कि इसमें ये हॉर्ने गिलफोर्ड का जॉब छोड़ के चला जाता है और उनका एक रूल था कि जॉब छोड़ने के बाद वो कंपनी के सिगरेट्स पे बिजनेस नहीं कर सकता। हाँ, तो हॉर्ने ने क्या किया, कंपनी फॉर्म की और एग्जैक्टली कंपनी फॉर्म करके उसने वही किया कि पहले वाले कंपनी के सारे सीक्रेट्स को यूज करके बिजनेस करना शुरू कर दिया। तो इट वाज इन कि हॉर्ने ने फ्रॉडुलेंट कंडक्ट के लिए वो सेकंड कंपनी फॉर्म की गई है। सो वेल वाज लिफ्टेड, द रियलिटी वाज फाइंडेड आउट एंड इट वाज हेल्ड कि हॉर्ने वुड बी हेल्ड लायबल फॉर fraudulent act वहां पे। हाँ, so these all are the cases when well of the company can be lifted. Okay, number one, to determine the character of the company, Daimler Company and Continental Tire and Rubber Company. Number two, protect the revenue or avoid the revenue and taxes in the Insha-Manekji Petty Trade. To avoid the legal obligation, workmen of Association Rubber Industry versus Associated Rubber Industry Limited. Formation of the subsidiary to act as an agent, Merchandise Transport Limited versus British Transport, and company form for fraud, Guilford Motor Company versus Horne. Now here we finish independent corporate existence, and simultaneously we have finished at the point of the when a corporate wealth can be lifted. Okay, now we are going to deal with the point of the kinds of companies. Okay, see, number one, kinds of company goes on the basis of the what we can say. Okay, we go from the chart itself actually. The kinds of the companies are first of all incorporated company and unincorporated company. Now unincorporated company did not have any value. Okay, so incorporated company get divided into registered company, that is a company which is formed under Companies Act 2013. Okay, statutory company which is formed by the special act of parliament, like LIC under LIC Act, SBI under SBI Act, ONGC under ONGC Act, Oil and Natural Gas Corporation. तो स्टैट्यूटरी कंपनी मतलब क्या, जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से बने, स्टैट्यूट से बने, दैट इज कंसिडर्ड एज द स्टैट्यूटरी कंपनी। एंड इंग्लैंड में क्वीन या किंग के चार्टर से जो कंपनीज बनते थे, they were to be called as a chartered company. Okay, now on the basis of registration, the company get divided into the on the basis of liability, on the basis of share capital, on the basis of public or private, etc. Out of that, very first point we are going to discuss, that is on the basis of liability, the company is a company limited by shares. Okay, we already discussed that the liability of the member of the company is limited by the memorandum of association to the amount of main mudda, unpaid on the shares held by him. जितने रुपए की unpaid amount है, उतने रुपए की उसकी क्या consider की जाएगी, liability consider की जाएगी. Okay, तो shareholder may be called upon to contribute only to the extent of that amount. बाकी कंपनी का डेप्ट कितना है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है वहां पे. ओके, नाउ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है कि मेंबर अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो कितने रुपए के लिए लायबल रहेगा वहां पे. ओके, सो द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम to the amount as a member respectively undertake by the memorandum to contribute the assets of a company, most important, in the event of the winding up. In the event of the winding up. So member cannot be called upon to contribute beyond that sum. उसके beyond amount मांगने के लिए member को call upon किया नहीं जा सकता. Okay, now common feature between guarantee company and company having share capital, दोनों में same feature क्या बोलो, दोनों legal person है और दोनों में liability similar है. That is limited liability. The members liability is limited by the amount of remaining unpaid share. Limited by shares में amount कितनी liability आपकी, जितने रुपए की आपके shares है उतने रुपए की आपकी क्या हो जाएगी वहां पे. फर्स्ट ऑफ ऑल ना पैराग्राफ में दोनों कंपनीज में सिमिलरिटी दी है. गारंटी कंपनी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, दोनों में लायबिलिटी कैसी बोलो, लिमिटेड लायबिलिटी ही है. एक में लिमिटेड बाय द रिमेनिंग अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर है, तो दूसरे में मेमोरेंडम में लिखी होती है अमाउंट जितने रुपए के लिए वो मेंबर लायबल रहेगा. और दोनों में डिफरेंस क्या है देखो, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स जो है ना
वहां पे मेंबर मे कॉल्ड अपॉन हाँ टू पे एट एनी टाइम. देखो दे मे बी कॉल्ड अपॉन to do so at any time during the company's lifetime भी और during the winding up only. हाँ लेकिन अगर कंपनी कौन सी बोलो गारंटी कंपनी है तो मेंबर की लाइबिलिटी कब होगी देखो ओनली आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द वाइंडिंग अप. ओके सो दिस क्वेश्चन मे बी कम फॉर द आपको किस चीज के लिए आ सकता है डिफरेंस बिटवीन के लिए भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी कंपनी का डिफरेंस बिटवीन भी आपको वहां पे आ सकता है. हाँ देन नेक्स्ट वन कंपनी कौन सी है देखो अनलिमिटेड कंपनी इज द नेक्स्ट कंपनी. हाँ now unlimited company मतलब company not having any limit on the liability of the member. In such a case the liability of member ceases when he ceases the member. लेकिन membership खत्म हो गई liability क्या हो जाएगी वहाँ पे खत्म हो जाएगी. हाँ now देखो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हमें क्या याद रखना है पता है. हाँ ये जो चार्ट है ना इससे आपको फटाफट पता चल जाएगा. हाँ मेंबर के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी पे लिमिट नहीं है. That is no limit on the liability of the member. हाँ लेकिन ये लाइबिलिटी कब खत्म होती है जैसे मेंबरशिप खत्म वैसे लाइबिलिटी भी क्या हो जाएगी वहाँ पे खत्म हो जाएगी. हाँ liability is not unlimited till the time company is not wound up. Member can be called upon to contribute only in the event of winding up. Unlimited company में भी वही है कि मेंबर को कब कॉल किया जाएगा बोलो वहाँ पे जब कंपनी वाइंड अप होने लगती है तभी उस अनलिमिटेड लाइबिलिटी को कॉल अपॉन किया जा सकता है पे करने के लिए. लेकिन ना मुझे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज आपको यहाँ पे क्या बतानी पता है कंपनी और पार्टनरशिप अनलिमिटेड कंपनी और पार्टनरशिप दोनों में बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्या है याद है आपको पार्टनरशिप के जो पार्टनर्स है ना वो डायरेक्टली पार्टनर पे सूट फाइल कर सकते हैं. पार्टनरशिप में भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है और कंपनी में भी अनलिमिटेड लाइबिलिटी है लेकिन पार्टनरशिप के पार्टनर जो है वो डायरेक्टली किस पे सूट फाइल कर सकते हैं बोलो पार्टनर्स पे. पार्टनरशिप के जो क्रेडिटर है सॉरी वो डायरेक्टली किस पे सूट फाइल कर सकते हैं पार्टनर पे. बट अनलिमिटेड कंपनी के क्रेडिटर डायरेक्टली मेंबर पे सूट फाइल नहीं कर सकते. हाँ दे विल कॉल अपॉन ऑफिशियल लिक्विडेटर. वो किससे मांगेंगे कंपनी से मतलब ये अल्टीमेटली किससे मांगेंगे वहां पे द क्रेडिटर कैन इंस्टीट्यूट द सूट फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी फॉर देयर क्लेम. द ऑफिशियल लिक्विडेटर कॉल द मेंबर फॉर देयर कंट्रीब्यूशन. ध्यान में रहे क्रेडिटर कंपनी पे सूट फाइल कर देंगे और ऑफिशियल लिक्विडेटर फिर मेंबर का कंट्रीब्यूशन क्या करेगा मांगेगा. मतलब डायरेक्टली क्रेडिटर मेंबर पे सूट फाइल नहीं करेंगे क्योंकि क्रेडिटर ने मेंबर को लोन नहीं दिया है ना तो डायरेक्टली क्रेडिटर मेंबर पे सूट फाइल वहां पे नहीं करेंगे. ओके सो लायबिलिटी ऑफ द ईच ऑफ द मेंबर extend to the amount of the company's debt and liability. However, he can claim the contribution from the other member वहाँ पे. हाँ then next one देखो one person company is the another company which is there. हाँ one person company में हमें क्या क्या बातें याद रखनी देखो नंबर 1 सेक्शन 2 surplus 62 में one person company को डिफाइन किया गया and one person company is a company which is only having the one person as a member. हाँ ओरिजिनली one person company कंसेप्ट नहीं थी 2013 के अमेंडमेंट से या 2013 के एक्ट में पहली बार one person company की कंसेप्ट वो लेके आए वहाँ पे. ओपीसी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. ओपीसी क्या बोलो पब्लिक या प्राइवेट कंपनी तो ओपीसी एक प्राइवेट कंपनी है. हाँ with the minimum paid up share capital as may be prescribed. हाँ and at least कितने मेंबर होंगे इसको 1 मेंबर होना तो वहाँ पे जरूरी है. so some points to remember देखो ओपीसी को 1 मेंबर है. हाँ पेड अप कैपिटल का कोई प्रिस्क्राइब लिमिट वहाँ पे दिया हुआ नहीं है. हाँ देन ओपीसी का वो सिंगल मेंबर सडनली मर गया सडनली कुछ हो गया तो क्या करेगा इसीलिए कंपलसरी होता है कि अगर ओपीसी के सिंगल सब्सक्राइबर के डेथ पे कुछ प्रॉब्लम हो जाता तो वहां पे उसकी जगह एक नॉमिनी पहले से अपॉइंटेड रहता है. हाँ तो मेमोरेंडम ऑफ द ओपीसी शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन शैल इंडिकेट द नेम ऑफ द अदर पर्सन हु शैल इन द इवेंट ऑफ द सब्सक्राइबर्स डेथ. हाँ अगर सब्सक्राइबर की डेथ हो गई या इनकैपेसिटी हो गई हाँ तो ही कैन बिकम द मेंबर ऑफ द कंपनी. हाँ देन द अदर पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द मेमोरेंडम हाँ उसका रिटर्न कंसेंट लेना जरूरी है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में और वो रिटर्न कंसेंट रजिस्ट्रार के पास फाइल करना भी जरूरी है. हाँ देन नेक्स्ट वन वो पर्सन अपनी कंसेंट कभी भी वापस विड्रॉ कर सकता है. हाँ देन नेक्स्ट वन देखो मेंबर ऑफ द ओपीसी मे एट एनी टाइम चेंज द नेम ऑफ सच पर्सन. उस व्यक्ति का नाम कम
किया जा सकता है, उसकी जगह दूसरा नाम ऐड किया जा सकता है, लेकिन उसके बारे में रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना वहां पे जरूरी है। एनी सच चेंज शैल बी लीड टू बी अल्टरेशन इन द मेमोरेंडम। उस व्यक्ति का नाम चेंज हो गया तो मेमोरेंडम अल्टर हो गया, ऐसे कंसिडर किया जाएगा। नॉमिनी कंपल्सरी ह्यूमन बीइंग ही होना चाहिए, नेचुरल पर्सन ही होना चाहिए, और वो इंडियन सिटीजन प्लस रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। हाँ, रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब क्या बोला, कम से कम 182 डेज ही मस्ट बी रिसाइडेड इन इंडिया, कम से कम 182 डेज वो इंडिया में रहा हुआ चाहिए, तभी वो एलिजिबल फॉर द बिकमिंग मेंबर ऑफ द ओपीसी बन सकता है। हाँ, then no person shall be eligible to incorporate more than one OPC, and no person can become a nominee more than one OPC। एक व्यक्ति एक ही ओपीसी में क्या कर सकता है, वहां पे मेंबर बन सकता है। हाँ, और नॉमिनी भी एक ही ओपीसी में वहां पे बन सकता है। हाँ, ओपीसी जो है ना, ओपीसी cannot be converted into the section 8 company। ओपीसी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। हाँ, but OPC can be converted into the other public or private company in certain cases। Then next one देखो, such a company cannot carry on the non-banking financial investment activity भी ये कंपनी नहीं कर सकती। Then OPC खुद होके वॉलंटरीली हाँ दूसरे कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, एक्सेप्ट अगर ओपीसी का पेड अप शेयर कैपिटल बियॉन्ड 50 लाख चला जाता है या एवरेज टर्नओवर जो वो 2 करोड़ के ऊपर चला जाता है। एक कंपनी एक बार एज ओपीसी रजिस्टर्ड हो गए तो 2 सालों तक